वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसआई डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट्स के जो सेकंड पार्ट की एक सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको आंतक्रमी रोग संबंधित रोगों के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है एस्केरियासिस यानी गोलकृमि का रोग, जिसे हम कीड़े वाला रोग भी कहते हैं। और ये एक आम बीमारी है और वो कैसे हो रही है और क्यों होती है, किस उम्र को ज़्यादा प्रभावित करती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे क्या बचाव है, इन सब के बारे में आज हम लोग आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हो सकता है आपको 1 या 2 पार्ट में बन जाए, तो आप उसको ध्यान से देखें। और ये आपके सेकंड पार्ट का यानी सेकंड पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कोई ना कोई एक पार्ट ज़रूर आपके पेपर में पूछा जाता है। 5 नंबर का टॉपिक आता है इसके पेपर से। तो मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको ये बताऊंगा कि इसको 3 पार्ट में बांट के बताऊंगा, जैसे कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड का परिचय पूरा, इसके बाद में दूसरे पार्ट में बताऊंगा इसका लाइफ साइकिल, और तीसरे पार्ट में बताऊंगा इसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में, और इसके साथ इसका क्या प्रिवेंशन यानी बचाव हम क्या कर सकते हैं। तो इस 3 पार्ट में आपको मैं डिटेल में इस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड के बारे में डिस्कस करूंगा। ये क्या है, कैसे होता है, इसकी मार्फोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड क्या होता है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, गोलकृमि, एस्केरियासिस, ये सभी इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। और आपके यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि गोलकृमि का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, या ये पूछ सकते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड किस परजीवी का दूसरा नाम है। तो आपको लिखना है गोलकृमि या एस्केरियासिस। ठीक है, तो आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट तैयार हो गया। और इसके बाद इसकी एजेंट की बात करें तो यानी कि जैसा मैंने आपका नाम नहीं ले रहा हूँ कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड इसका पूरा नाम है, और इस रोग को एस्केरियासिस या गोलकृमि का रोग या आंतक्रमी रोग के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन और यहाँ इंटरव्यू के लिए आपका तैयार होता है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़े परजीवी का नाम क्या है। तो उसका आंसर है गोलकृमि या एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। आपको मैंने यहाँ 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको बताए, इसको नोट डाउन अवश्य कर लें और भविष्य के लिए हमेशा के लिए याद रखें इसको। अब इसकी अगर हम स्थिति की बात करें कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक फिजिकल एग्जामिनेशन करने की बात बताता हूँ कि जिस व्यक्ति के शरीर में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड पल रहा होगा या अपने आप को फल फूल रहा होगा उसके मनुष्य के शरीर में, तो ये पहली बात तो मनुष्य के यहाँ पे पाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है अगर हम अपने नाखूनों को देखें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाखून आपको दिख रहे हैं, ये एकदम साफ नाखून, देखिए कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई स्पॉट नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए कहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें स्पॉट। अगर जिस व्यक्ति के शरीर में इस नाखूनों के ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट आ रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड का संक्रमण है या गोलकृमि का या आंतक्रमी संक्रमण आपके शरीर में है। और इसकी तत्काल बहुत ही साधारण सा इलाज होता है। मैं आपके आगे ट्रीटमेंट में बताऊंगा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका इलाज करा सकते हैं। क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, जैसे कि भूख न लगना, या अगर छोटे बच्चों को संक्रमण है तो उनको बार बार खाने की आदत पड़ना, उनका पेट निकल आना और खाने के तुरंत बाद मल त्याग के लिए जाना, ये सब एक आम लक्षण है। मिट्टी खाना, ये सब एक साधारण लक्षण है। मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा इस लक्षण के बारे में। तो पहले अब हम लोग इसकी मार्फोलॉजी की बात कर लें कि ये जो ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड है इसकी मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल मेल से बड़ी होती है। सबसे मुख्य पॉइंट इसका ये है, फीमेल और मेल में अंतर होता है। मेल 15 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है और फीमेल लगभग 35 सेंटीमीटर से एबव होती है, यानी कि मेल जो होता है फीमेल से छोटा होता है। मेल और फीमेल की अगर आप मार्फोलॉजी के तन या आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन या आपके प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछा जाता है कि इन दोनों में अगर पहचान करनी हो, आपका एक बॉक्स में बंद हो, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात तो ये पेंसिल के आकार के बेलनाकार होते हैं। दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो होते हैं इनके,
तो उसमें एक क्रॉनिकल टिप होती है, यानी कि एक तरफ जो मेल का एक हिस्सा होता है, लास्ट का जो हिस्सा होता है वो एक हुक के आकार में, यानी कि ये इस प्रकार का एक हुक का आकार बनता है जिसको मुड़ा हुआ होता है। यही एक पहचान होती है मेल और फीमेल की, जिसमें हुक की तरह वो उसका एक टिप मुड़ा होगा तो आप समझिए वो मेल है, और जो दोनों पेंसिल के आकार में नुकीला हिस्सा होगा वो फीमेल है। तो एक पहली आपको पहचान मैंने बता दी। अब इसमें ये उसकी मार्फोलॉजी के अंतर्गत उसके अंडे का आकार क्या होता है, तो मैंने कुछ तुरंत के अंडे मनुष्य के शरीर में संक्रमित करने योग्य नहीं होते हैं। जब तक वो भूमि में अपने आप को ग्रोथ में नहीं ले आते हैं तब तक वो किसी मनुष्य को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मार्फोलॉजी के अंतर्गत मैंने अंडे के बारे में बताया, मेल फीमेल के बारे में बताया। अब इसकी जो निवास स्थान की अगर हम बात करें तो यह मनुष्य के आंतों में जेजनम के ल्यूमेन में पाया जाता है। जेजनम पार्ट जो होता है छोटी आंत का, उसके ल्यूमेन में पाया जाता है। तो ये इसका एक निवास स्थान होता है। ये एडल्ट की अवस्था में ल्यूमेन में निवास करता है। और बाकी उसकी लाइफ साइकिल में आपको मैं बताऊंगा कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ये पूरी एक अपना जीवन चक्र एडल्ट होने के लिए एक पूरे शरीर के हर हिस्से में वो कैसे माइग्रेट करता है और फिर वापस जेजनम पार्ट में आकर के फीमेल द्वारा एग लैब्रेशन होता रहता है। ये मैं आपको अभी इसके लाइफ साइकिल में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। और जो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल को हम 5 स्टेज में रख करके समझ सकते हैं। यानी कि जैसे अंडे से मैंने शुरुआत की तो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 स्टेज मैंने आपको आप सभी जानते हैं कि कोई भी परजीवी है यानी कि जो अंडे दे रहे हैं वो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में कन्वर्ट होते ही होते हैं और इसी के बाद ही अपना जीवन चक्र अपना वो मतलब जीवन निर्वाह करते हैं। तो अगर हम अंडे से शुरुआत करें कि कोई कंटामिनेटेड भोजन मटेरियल, यानी कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये रोग होता कैसे है। इसका होने का एक मुख्य कारण ये है, जो हम आजकल कच्ची सब्जियां बिना धुले या अच्छी प्रकार से न धुलें उसका सेवन कर लें या कंटामिनेटेड वाटर का सेवन कर लें, तो ये इसके अंडे जो होते हैं वो जो ज़मीन में अपना विकास कर चुके होते हैं वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं अंडे उसके, और अंदर शरीर में जाने के बाद में वो अंडे अपने आप को जो अपना डाइजेस्टिव जूस होता है HCl, उसके द्वारा एग सेल तोड़ दी जाती है यानी टूट जाती है, और इसके बाद में वो अपने आप जो अंदर लार्वा है वो अपने आप को ग्रोथ यानी कि एक्टिव हो जाता है और वो अपने शरीर के पोषण के लिए यानी कि लार्वा अपने पोषण के लिए वो मनुष्य के शरीर के विभिन्न हिस्सों में अपने पोषण हेतु माइग्रेट करता है और अपने आप को एडल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। ये इसकी एक लाइफ साइकिल है और कैसे होती है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो अगर हम पहली बात करें कि पहला एक पॉइंट रखें एग इन फीसेस, यानी कि कोई स्वस्थ मनुष्य खुले में मल त्याग करता है और वो खुला स्थान किसी पानी के स्रोत या खेतों में अगर वो मल त्याग करता है और वहाँ खाने पीने की चीज़ जो खाने पीने की चीज़ जो ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई के अंदर होता है, जैसे कि आलू हुआ, गोभी हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, पालक हुई, धनिया हुआ, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो 1 फीट के अंदर ज़मीन की सतह से 1 फीट के आसपास रहती हैं। तो और ज़मीन के अंदर रहने वाली चीज़ें जो बहुत ही आसानी से संक्रमित हो सकती हैं, तो इसके जो अंडे हैं वो इन सब चीज़ों से चिपक जाते हैं और मनुष्य इसको बिना धुले या ठीक प्रकार से न धुलने के कारण वो उसका सेवन कर लेता है और उससे संक्रमित हो जाता है। तो हाँ, अगर हम बात करें कि एग इन फीसेस यानी कि मल में अंडे, अगर हम पहला पॉइंट रखें पहली स्टेज, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अंडे मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं और तुरंत के अंडे मनुष्य को संक्रमित करने योग्य नहीं होते हैं। उन्हें कम से कम 14 से 15 दिन का समय होता है वो अपने आप को ग्रोथ करके या माइग्रेट करके किसी खाने पीने की चीज़ के पास में मिलने के लिए वो अपने आप को माइग्रेट करते रहते हैं। तो पहली स्टेज में हम कह सकते हैं कि एग इन फीसेस यानी मल में अंडे। दूसरी स्टेज में हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी में विकास, ग्रोथ इन सॉइल। अब वो जैसे कि मल में किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा अंडे दिए गए, यानी कि फीमेल द्वारा अंडे जो आंतों में दिए गए थे वो वापस मल के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल आए हैं और
दूसरी स्टेज में हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी में उनका विकास हो रहा है, यानी कि वो अंडे माइग्रेट करेंगे और एग ओवम लार्वा पे यह क्रिया लगभग 10 से 14 दिनों का एक टाइमिंग होती है कि जिसमें वो अपने आप को मिट्टी में विकास कर लेते हैं और इसके बाद किसी को संक्रमित करने योग्य तैयार हो जाते हैं और वो किसी खाने पीने की चीज़ में या मनुष्य के शरीर में पहुंचने योग्य तैयार हो जाते हैं। तो तीसरी स्टेज में हम ये बात कर सकते हैं इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन, यानी अंतःग्रहण से संक्रमण। अब वो जो लार्वा थे वो अपने आप को एक्टिव कर चुके हैं और खाने पीने की चीज़ में मिल चुके हैं और मनुष्य के द्वारा, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन यानी कि अंतःग्रहण से संक्रमण होने योग्य हो चुके हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं व्यक्ति द्वारा कच्ची सब्जियां खाने, गंदा पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए वो मनुष्य की आंत में पहुंच गए हैं और वहां पर डियोडेनम भाग में उन अंडों के पहुंचने के बाद में डाइजेस्टिव जूस यानी कि HCl के द्वारा उसे तोड़ दिया गया है और वहाँ का लार्वा यानी कि जो अंडे के अंदर लार्वा पल रहा था वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है और वो मनुष्य के शरीर में एक्टिव होकर के माइग्रेट करने योग्य हो चुका होता है। तो ये तीसरी स्टेज में वो अपने आप को इस प्रकार का ग्रोथ करता है। और चौथी स्टेज की अगर हम बात करें, फेफड़ों के जरिए स्थान परिवर्तन, यानी कि डियोडेनम जो डाइजेस्टिव जूस के कारण डियोडेनम पार्ट में जो अंडे की एग सेल टूट रही है तो वो अपने आप को एक्टिव, यानी कि लार्वा अपने आप को एक्टिव कर लेता है और फेफड़ों के जरिए स्थान परिवर्तन करता है। चौथे स्टेज में अगर हम बात करें तो वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है वो माइग्रेट करने के लिए। तो फेफड़ों के जरिए जाने पर लार्वा डियोडेनम पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके या सेवन करके लीवर के परिसंचरण तंत्र के द्वारा पहुंच जाता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र के द्वारा लीवर में पहुंच गया और वहां पर 3 से 4 दिन रुकने के पश्चात हृदय के राइट पार्ट में पहुंच जाता है पंपिंग के द्वारा और वहां पर पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा लंग्स में पहुंच जाता है। यानी कि आपको ये मालूम ही होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों आपने पढ़ा होगा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो किस पार्ट में हृदय के जा रहा है और प्योर ब्लड शरीर के कितने भागों से होकर गुजरता है। तो उसी का माध्यम का सहारा लेते हुए वो राइट पार्ट में आ जाता है और वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा लंग्स में पहुँच जाता है और फेफड़ों में पहुंचकर लार्वा लगभग 0.2 mm तक ग्रोथ भी कर चुका होता है, यानी वो एडल्ट की ओर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इसके बाद में कैपिलरी वाल को तोड़ते हुए एल्वोलाई में पहुंच जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब लार्वा एक्टिव होता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा लिवर के राइट साइड में पहुंचने के लिए, हार्ट के राइट साइड में पहुंचने के लिए सबसे पहले लिवर को पेनिट्रेट करता है और लिवर से जो वेन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट की ओर जा रही है उसमें अपने आप को शामिल कर लेता है और राइट साइड के पार्ट में हृदय के पहुंच जाता है और वहां से पंपिंग के द्वारा वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजने योग्य हो जाता है या पंपिंग के द्वारा वो उस ब्लड के बहाव में वो किसी शरीर के किसी दूसरे हिस्से में जाने योग्य तैयार हो जाता है। तो राइट साइड में पार्ट में पहुंचने के पश्चात वो अपने आप को 10 से 15 दिन का समय लगाता है और लगभग 2 mm तक 0.2 से 2 mm तक अपने आप की ग्रोथ कर चुका होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एल्वोलाई में जो कैपिलरी वाल होती है लंग्स की, यानी कि जो वायु कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुँचने के लिए तैयार होता है। यानी कि आप ये समझते हैं कि जहाँ पर इम्प्योर और प्योर ब्लड जो आपस में CO2 O2 एक्सचेंज करते हैं उस जगह तक पहुंचने के पश्चात वो उसको पेनिट्रेट करता है कैपिलरी वाल को और वहां से वायु कोशिकाओं में पहुंच जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका होता है। मैं इसका एक चार्ट भी बना करके अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ इसी वीडियो में, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी और आपके बुक में इसका एक चित्र भी बना हुआ है जिसे आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि वो कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया जाकर के। और यहाँ पर इस चौथे स्टेज में आते आते वो अपने आप को लंग्स में प्रवेश करा देता है, एल्वोलाई यानी वायु कोशिकाओं तक पहुँच जाता है और 5वीं स्टेज में आते आते
यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं। 5वीं स्टेज यानी 15 दिन के बाद वो अपने आप को पेट व छोटी आंत में पुनः आगमन, यानी कि आप ये देखिए कि वो मुंह के जरिए पेट में पहुंचकर छोटी आंत से पहुंच करके लिवर के राइट साइड से लिवर से होते हुए राइट साइड ऑफ हार्ट में गया। हार्ट में पहुंचने के पश्चात जो O2 CO2 का एक्सचेंज की प्रक्रिया है शरीर के अंदर, उसके माध्यम से कैपिलरी वाल यानी लंग्स के पास आकर के उसकी कैपिलरी वाल को तोड़ करके वो अपने आप को लंग्स में प्रवेश करा देता है, यानी वायु कोशिकाओं में प्रवेश कर चुका है। अब जो 5वीं स्टेज है उसमें है कि वो लंग्स के माध्यम से वापस छोटी आंत में, यानी कि एडल्ट बनने के पश्चात वो छोटी आंत में कैसे वापस पहुंचेगा, ये पूरी प्रक्रिया को 5वीं स्टेज में समझाया गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स की सबसे छोटी यूनिट वायु कोशिकाएं यानी कि एल्वोलाइज होती हैं, और वहाँ पर ये पहुँचने के पश्चात उसमें पहुँचने के पश्चात अगर हम उसकी लाइफ साइकिल यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम पूरी साइकिल को उल्टे सिरे से बात करें, वायु कोशिकाओं से ब्रेंकियोल्स है, ब्रेंकियोल्स से वो ट्रेकिया में पहुँचेगा, ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स में, फेरिंग्स में होते हुए वो अपने आप को वापस निगल लिया जाएगा। नहीं, आप समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। वायु कोशिकाओं से वो यानी कि जो वायु कोशिकाएं बनी हैं, एक कोई कैपिलरी वाल को तोड़ने के बाद वायु कोशिकाओं में आया, वायु कोशिकाओं से वह ब्रोंकियोल्स यानी कि जो ब्रोंकाई है अपने शरीर की, उस ब्रोंकाई में पहुंचा, ब्रोंकाई से वो ट्रैकिया में आया, यानी कि वो उल्टा ट्रैक ऐसे ऊपर की ओर चल रहा है, यानी कि लंग्स से वो ट्रैकिया, और यहाँ पर एपिग्लोटिस यानी कि एपिग्लोटिस से पार करते हुए वो एक फेरिंग्स तक पहुंच गया, यानी फेरिंग्स यानी कि एपिग्लोटिस के ऊपर का हिस्सा जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप का रास्ता खुलता है, वहाँ पर पहुँच करके ये मध्य रात्रि का समय होता है ज़्यादातर, और इसके द्वारा वो जैसे ही वो फेरिंग्स तक पहुँचा तो स्वॉलोड बाई मैन मेल या फीमेल द्वारा उसे वापस निगल लिया जाता है। ज़्यादातर ये मध्य रात्रि के टाइम पर ये माइग्रेशन का काम होता है, जिसमें वो मुंह में फेरिंग्स के पास तक वो एस्केरिस लिम्फोसाइट आने के बाद में मनुष्य द्वारा उसे वापस निगल लिया जाता है। बहुत ही रेयर केस होता है जो वो मुंह से बाहर आ जाए। अगर वो एस्केरिस लिम्फोसाइट मुंह से बाहर आ जाए तो उसकी साइकिल पूरी नहीं होगी और आप स्वस्थ हो चुके होंगे। एक ये भी एक रास्ता होता है कि अगर उसको मुंह में आने पर निकल जाए। वैसे मध्य रात्रि सोने का टाइम होता है और उस टाइम पर यही माइग्रेट करता है, फेरिंग्स में आने के बाद वापस उसको निगल लिया जाता है। निगलने के बाद वो फूड पाइप के रास्ते अपने आप वापस एडल्ट हो चुका होता है और जेजनम पार्ट में इकट्ठा होकर के वो अपने आप को उसकी जो कैपिलरी जो उसकी वाल होती है उस ल्यूमेन में अपने आप को पेंट्रेट करता है, और पेंट्रेट करने के बाद में जो हमारे द्वारा जो खाया हुआ पोषक तत्व होता है उसका भक्षण करता है और उसके पश्चात वो अपने आप को ग्रोथ में कन्वर्ट कर चुका होता है। तो 5वीं स्टेज में अपने आप को माइग्रेट करके वो वापस जेजनम पार्ट में जाने का एक पूरा एक चार्ट बनाया गया है, ये भी मैं आपको भी डाल देता हूँ ग्रुप में, है ना। और जो आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेज में लिखा हुआ है कि एग सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एग लिबरेशन बाय फीमेल, यानी कि अब जब वो एडल्ट हो चुका है, एडल्ट होने के बाद में अपने आप को पोषित कर चुका है, तो फीमेल द्वारा सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है और उसके बाद में मनुष्य की छोटी आंत में असंख्य अंडे दिए जाते हैं और वो अंडे उस टाइम पर मनुष्य के शरीर में संक्रमित नहीं होते हैं, वो मल के माध्यम से मनुष्य के शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर किसी तीसरे व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। तो ये एक इसकी लाइफ साइकिल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है, आपसे पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। और मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। इसके पश्चात उसका ट्रीटमेंट एस्केरिस लिम्फोसाइट का, उसकी दवाएं और उसके क्या लक्षण हैं और कैसे इसका बचाव किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइफ साइकिल तक आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जहां कहीं किसी को समस्या उत्पन्न हो रही हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकता है, मैं उसका समस्या समाधान भी कर दूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।